हेलो दोस्तों, आरके क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार स्वाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, फंक्शन। इससे पहले हमने समुच्चय और संबंध ये वाला टॉपिक टोटल 4 लेक्चर में कवर किया था। आज हम फंक्शन एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। आपको थंबनेल में 2 तरीके की सीरीज दिखाई देगी, एक तो आपको हेज करके, एक आपको लेक्चर करके। लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर उस टॉपिक का लेक्चर चल रहा है। और एक हेज 5 आपके थंबनेल पर लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि अब तक जितने भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन से नंबर का लेक्चर ये चल रहा है। क्लियर? तो आपको सुविधा रहेगी कि बीच में कोई क्लास तो मिस नहीं हो गई, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, हर दिन आपको महसूस होगा कि हम कुछ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको बेस्ट से भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। फंक्शन का जो टॉपिक मैं आज शुरू करने वाला हूं, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल है जिनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे। एक सिंगल डाउट भी छोड़ने का प्रयास नहीं रहेगा कि मतलब कोई डाउट आपके मन में रह जाए। दोस्तों, यहाँ पर ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, प्योर मैथमेटिक्स की, इनको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में संशय रहता है कि यार ये वाला टॉपिक ठीक नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट ठीक नहीं है, और ऐसा करके वो छोड़ देते हैं। यहां छोड़ा हुआ आगे भी दुख देगा आपको। कहां पर दुख देगा? ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी नहीं पढ़ते हो क्या? रियल एनालिसिस नहीं पढ़ते हो क्या? यहाँ पर बहुत सारी चीजें वो वहां पर भी आपके दिक्कत आती है। क्लियर? आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार ये टॉपिक मेरा कमजोर था। कमजोर रहे नहीं ना, ये सोचो ना, आपका रहेगा भी नहीं, क्योंकि हम वहां से शुरू कर रहे हैं जहां पर आपने शुरुआत की थी उस समय। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल पर पढ़ाने का मेरा प्रयास है। और आज मैं फंक्शन वाला टॉपिक शुरू करने वाला हूं, जिसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। फिर इसके कॉन्सेप्ट जब पूरे हो जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ इसका एग्जाम्पल भी दिया है, उसके बाद हम एसआर सैनी के जो एग्जाम्पल है उनको सोल्व करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल जैसे 50 to 100, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि 50 to 100 के अप्रोक्स हम एग्जाम्पल लेंगे। उसके बाद में जो एग्जाम्पल बचते हैं उनको आपको फुल मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि आपका मतलब पूरा दिन उसी में बीतना चाहिए। आप जीके वाले पार्ट को भी टाइम दें, लेकिन मैथ्स को बहुत ज्यादा आपको टाइम देना है। क्लियर? तो अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फंक्शन टॉपिक में शुरू करने वाला हूं। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं। फलन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के ओनली एक अवयव से ही संबंध रखता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। देखो, लास्ट जो टॉपिक मैंने छोड़ा था ना, जिसमें लेक्चर 2 संबंध मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको यह कहा था कि जब फलन पढ़ेंगे ना, तो इन संबंध में से ही कुछ जो है ना फलन बनेंगे। क्लियर? तो जैसे कि मैं वो वाली स्लाइड एक बार वापस आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। तो जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा था वो स्लाइड ये वाली है, जिसमें मैं आपको फलन की शुरुआत करने से पहले वापस संबंध पर लेकर चल रहा हूं। संबंध क्या होता है? ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए से बी में टोटल 2 की पावर 2 and 2 यानी 16 संबंध हो जाते हैं। और वो 16 संबंध कैसे बनते हैं? ए क्रॉस बी जो हम निकालते हैं वो ये आपके सामने है। इस ए क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे संबंध हैं। जैसे कि ए क्रॉस बी में 4 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4, इट मीन 16 संबंध हो जाएंगे। क्लियर? अब ये संबंध में से कुछ मैंने यहां पर डायग्राम बना रखे हैं। जैसे कि यहां से मैंने R6 वाला उठाया है, जिसमें 1 जो है ए और बी दोनों से कनेक्ट है, ए 2 छूट रहा है। यहां पर 1 और 2 दोनों की मैपिंग ए पर है, 1 ए पर है, 2 बी पर है। ऐसे मैंने 3-4 डायग्राम बना रखे हैं। मैंने आपको उस टाइम कहा था कि जब मैं फलन की शुरुआत कराऊंगा ना, तो संबंध वाली जो पार्ट है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसको मुझे समझाने का वापस मौका मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने सेट किया है। अब देखो, यहां पर फलन की परिभाषा यहीं से समझाता हूं कि समुच्चय ए से बी में कोई मैपिंग फलन कब होगी? यदि समुच्चय ए में जितने भी अवयव है ना, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक अवयव से कनेक्ट हो, यानी समुच्चय ए का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, और समुच्चय ए के एक अवयव से एक लाइन आनी चाहिए। क्लियर? क्या कह रहा हूं? फिर से सुनो मेरी बात को। फलन की सीधी सीधी परिभाषा क्या है?
समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और समुच्चय ए के एक अवयव से इधर भी एक लाइन आनी चाहिए। तो यहां पर आप इसको देखो कि 1 और 2 क्या ये संबंध जो है ना फलन है क्या? नहीं है, क्योंकि इधर आपके 2 छूट गया है। दूसरी बात 1 भी 2 से कनेक्ट है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि इधर के एक अवयव से इधर एक ही लाइन आनी चाहिए। क्लियर? क्या ये वाला फलन है? डेफिनेटली ये फलन है। क्यों? क्योंकि अवयव भी नहीं छूट रहा है और एक अवयव से एक ही तो लाइन आ रही है। आप ये क्यों देख रहे हो कि इधर एक पर मिल रही? मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि उधर एक पर मिलेगी, कहां मिले भाई? एक अवयव से एक लाइन आनी चाहिए और एक का अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर ये बात लागू होती तो वो फलन है। ये भी फलन है, ये फलन नहीं है। छूट तो नहीं रहा लेकिन 1 से 2 लाइनें पास हो रही है तो नहीं होगा। क्लियर? और ये भी नहीं है क्योंकि अवयव छूट रहा है यहां पर। तो उम्मीद है कि अब आपको संबंध से फलन समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के ओनली एक ही अवयव से संबंध होना फलन कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ये 3 डायग्राम है और कौन से फलन है और कौन से फलन नहीं है इस पर हम बात करते हैं। देखो 3 डॉट लगा रखे हैं, इधर भी 3 डॉट है, इन सब में इसमें 2 डॉट है, इधर 3 डॉट है। क्लियर? ए से बी में रीड कैसे करते? देखो अगर फलन की मैपिंग दे रखी एप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब एप जो है ना वो ए से बी को कनेक्ट करेगा। इधर एक एलिमेंट इधर से कनेक्ट हो जाएगा, इधर का एक एलिमेंट इससे कनेक्ट हो रहा है, इधर का भी एक इससे कनेक्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर एक बात बताओ, फलन है कि नहीं है? तो डेफिनेटली ये फलन है, क्योंकि एक तो इसका कोई अवयव छूट नहीं रहा है, दूसरा एक से एक ही लाइन पास हो रही है, तो ये फलन है। तो यहां पर मैं टिक लगा देता हूं कि ये फलन है। इसमें देखो ये फलन है क्या? अवयव भी नहीं छूट रहा है और एक से एक ही लाइन आ रही है, इसका मतलब ये भी फलन है। इसमें अवयव तो नहीं छूट रहा है लेकिन एक से 2 लाइनें पास हो रही है, तो ये फलन नहीं है। क्लियर? तो आशा है कि अब आपको फलन तो समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एप मैपिंग फ्रॉम एन टू जेड और एफ एक्स बराबर दे रखा है मोड एक्स, क्या ये फलन है? ये हमें चेक करना है। देखो एप की मैपिंग क्या है? एन से जेड में, ये एन के एलिमेंट लिख दिए, ये जेड के लिख दिए। जो भी इनपुट होगा ना आउटपुट में उसका मोड आएगा। तो 1 रखोगे तो 1 का मोड 1, 2 का मोड 2, 3 का मोड 3, 4 का मोड 4, 5 रखोगे तो 5 का मोड दिया जाएगा। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसका मोड इधर नहीं मिलेगा? जैसे अगर कोई कहे कि सर 10 रख दो तो उधर 10 नहीं मिलेगा क्या? 10 का मापांक प्लस 10 ही तो होगा। तो बताओ फलन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इधर के प्रत्येक अवयव की उधर इमेज बन रही है और प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज बन रही है। क्लियर? यानी एक अवयव जो है ना 2 पर नहीं जा रहा है। जैसे 3 का उत्तर प्लस माइनस 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके फलन हो जाएगा। क्लियर? फलन की कौन सी कैटेगरी है वो आगे देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन में। सेट एन के सभी एलिमेंट की जेड में एक ही इमेज है, एक का मतलब यूनिक इमेज है, अतः ऐप क्या है? फलन है। क्लियर? अब यहां पर आ जाइए आप, अगला एक और एग्जांपल है कि ऐप की मैपिंग अगर एन से एन में है, ऐप की मैपिंग आपकी किससे किस में? एन से एन में, और एफ एक्स इस बार डिफाइन मोड एक्स नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ये 1 2 3 4 लिख दिए, इधर भी एन के ही एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4। अच्छा 1 पुट कर रहा हूं भाई, इसका इनपुट और इधर होना चाहिए आउटपुट। 1 पुट किया, इसमें 1 है तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 1 0। क्या आपके पास इधर 0 अवेलेबल है? 0 अवेलेबल नहीं है, और नहीं है तो फिर कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा ये। 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, बाकी सभी की इमेज मिल जाएगी आप, लेकिन 1 की इमेज नहीं मिल रही, क्योंकि 1 का आंसर 0 आ रहा है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। तो हर एक की इमेज तो यूनिक आ रही है लेकिन प्रत्येक की इमेज नहीं आ रही है। जबकि फलन की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? 1 का प्रतिबिंब बी में नहीं है, अतः ये फलन नहीं है। क्लियर? फलन होने या ना होने की जांच, यानी अब तक जो मैं बोल रहा था उनको मैंने लिख भी दिया है। यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक से ज्यादा अवयव से संबंध नहीं हो, यानी इधर जितने भी अवयव ना
उसका एक से ज्यादा अवयव से संबंध नहीं हो। यूं समझ सकते हैं कि या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ये चलेगा, लेकिन यूं नहीं हो, इधर तो एक और उधर दो हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? समझ, एक के प्रत्येक अवयव का बी में एक से ज्यादा अवयव से संबंध नहीं हो। क्लियर? और दूसरा, एक का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, एक का कोई अवयव, एक का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। बस ये बातें अगर ध्यान रखोगे ना तो आपके फलन को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और जब फलन आइडेंटिफाई होने लग जाएगा ना तो इसकी जो एक एक की, बहुएकी, आच्छादक और अंतरक्षेपी की जो परिभाषाएं हैं, 1 1 ऑन टू इनटू और जो भी है ऑन टू, ये चारों जो डेफिनेशन है उनको आप अलग अलग सेपरेट करने में बहुत आसानी महसूस करोगे। क्लियर? और फिर फलन अगर आपका है तो आप प्रतिलोम फलन भी निकालना सीख जाओगे। तो ये सारी ही बातें आपको ध्यान से समझनी है। फिलहाल दो डायग्राम आपके सामने है और आपको फिर से पहचानना है फलन कौन सा है, कौन सा डायग्राम फलन का है। कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, ठीक बात, एक ही लाइन जा रही है, एक ही लाइन जा रही है, लेकिन दो लाइन जा रही है, तो ये तो फलन नहीं है। इसको देखो, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है, एक ही लाइन जा रही है, एक ही जा रही है, एक ही जा रही है, तो ये फलन है। मैंने ये नहीं कहा कि बी का नहीं छूटना चाहिए, मतलब एक ही कह रहा हूं, बी का छूटे ना, भले बी का छूट जाए उससे मैं परेशानी नहीं, ए का नहीं छूटना चाहिए। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं फलन का प्रांत। प्रांत और परिसर, ये दो ऐसे भूत हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को डराते हैं। सह प्रांत नहीं है, सह प्रांत तो बहुत आसान है, वो तो बस एक नाम दे दिया। बाकी प्रांत और परिसर, इन दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत सिंपल वे में आपके दिमाग में घुस जाएगा अभी थोड़ी देर में। आपका ध्यान पूरा बोर्ड पर रहना चाहिए। बस हर बार मैं यही कहता हूं कि ध्यान बोर्ड पर रहना चाहिए। किसी भी फलन का प्रांत आपको पूछा जा रहा है, अच्छा प्रांत संबंध का भी प्रांत निकाला है, संबंध का भी परिसर निकाला है। क्लियर? तो अब हम फलन का प्रांत निकाल रहे हैं और इसकी 2-3 डेफिनेशन है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है ना और जो बिल्कुल इजी वे में आपके दिमाग में आ सकती है वो हम लिख रहे हैं। यदि ऐप की मैपिंग ए से बी में है और एक फलन है, ऐप क्या है, ए से बी में एक फलन है, तो फिर प्रांत क्या होता है? यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए। बहुत सिंपल परिभाषा है। अगर आपने डायग्राम बनाया है ना, आपको केवल ये देखना है कि यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है, वो प्रांत है। नहीं तो फिर आप दूसरा दिमाग ये लगाएंगे, वो मान जो आप फलन में रख सकते हैं और fx भी परिभाषित होना चाहिए। यानी रख तो सकते हैं, लेकिन रखने की शर्त यह है कि फलन भी तो परिभाषित होना चाहिए। अगर फलन परिभाषित है तो वो सभी मान आपके प्रांत का हिस्सा बन जाएंगे। क्लियर? परिसर, पहले इन दोनों डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर इन पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो परिसर क्या है, ऐप एक फलन है ए से बी में, तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, या यूज कहें कि सेट बी के जो यूज्ड एलिमेंट है ना वो आपके परिसर है। यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए तो क्या है आपके प्रांत, यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या है परिसर, और वे मान जो हम रख सकते हैं वो प्रांत है, वे मान जो हमें प्राप्त होते हैं, वे मान जो हमें प्राप्त होते हैं वो परिसर है। इससे सरल क्या डेफिनेशन चाहिए आपको, इससे सरल क्या डेफिनेशन चाहिए? वे मान जो हमें मिलते प्राप्त होते हैं, इनपुट रखने पर जो आउटपुट आता है ना वो परिसर है। क्लियर? और जो वैलिड इनपुट है यानी वो जो मान हम रख सकते हैं वो प्रांत है। फलन का परिभाषित होना, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं ना कि फलन परिभाषित होना चाहिए, ये क्या लफड़ा है? परिभाषित होने से मेरा मतलब क्या है? जैसे कि 2-3 एग्जांपल आपके सामने, मैं कहूं कि √x ये कब डिफाइन होगा? जब तक आपके इनपुट इसको रियल बनाते रहेंगे, जब तक ऐसे वे सभी इनपुट जिस पर ये फलन जो है रियल आंसर देगा वो सभी इसके परिभाषित मान कहलाएंगे। क्लियर? जैसे कि √x कब परिभाषित होगा? अगर आप यहां पर रियल नंबर में सारे रखना चाहते हो ना, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, तो √x को यहां से लेकर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो एरिया है ना यहां पर इमेजिनरी आउटपुट आएगा। क्या आंसर आएगा? इमेजिनरी आउटपुट आएगा। तो वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइन कब होगा? जब ये जो x है ना
उसकी वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। 0 होगा तो भी आंसर 0 रियल ही आएगा और पॉजिटिव होगा तो भी रियल ही आएगा। तो डिफाइन है बस 1/x। ये कब डिफाइन होगा, ये पॉजिटिव पर भी डिफाइन होगा, नेगेटिव पर भी डिफाइन होगा, लेकिन 0 पर डिफाइन नहीं होगा। रीजन, उसका रीजन ये है कि 1/0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि सर इनफाइनाइट तो रियली हुआ ना, तो बात ये है कि इनफाइनाइट कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू ही नहीं है। इनफाइनाइट किसी में ही नहीं होता है। नेचुरल नंबर में जो हम 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक लेकर जाते हैं ना, वो कहते हैं ना वो इनफाइनाइट नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ना बहुत सारे हैं, बाकी इनफाइनाइट होता ही नहीं। क्लियर? तो अगर आपका आंसर इमेजिनरी है या फिर इनफाइनाइट है या फिर दो लाइमान है, तो आप ये कहोगे कि वो परिभाषित नहीं है। ये फंक्शन जो है ना x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, तो 0 को छोड़कर तो डिफाइन हो जाएगा। इस बात, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, ये अब ये देखो 0 पर तो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 1/0 भी इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन अब नेगेटिव पर भी नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट आ गया ना, तो 1 में अंडर रूट -2 भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 पर डिफाइन होगा। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पर जो आपके फलन को समझने में और प्रांत और परिसर को समझने में और सहायता करेंगे। देखो, एप मैपिंग फ्रॉम n टू z, fx बराबर दे रखा आपको √x, मैपिंग तो दे रखी है n से z में, और fx बराबर दे रखा √x, यानी जो भी आप रखोगे आउटपुट में उसका वर्गमूल आएगा। तो आपको प्रांत और परिसर लिखने हैं। देखो 1 में पुट करता हूं तो 1 का आंसर 1 आ जाएगा। 2 पुट करता हूं तो 2 इधर है ही नहीं, 3 नहीं है, 3 का अंडर रूट कहां है, √3 है क्या, नहीं है। 4 अगर मैं पुट करता हूं तो उसका अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो बताओ यहां पर ये फलन है क्या, नहीं है। ये फलन है क्या, नहीं है। तो क्योंकि यहां पर अवयव छूट गए, और जब छूट जाते हैं तो हम उसको फलन नहीं कहते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इसकी। इस बार n से z में नहीं देकर फलन वही है fx बराबर √x, लेकिन n से z नहीं होकर n से r में। तो देखो अब आप, अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे 1 आंसर मिल जाएगा, 2 पुट करता हूं तो √2 मिल जाएगा क्योंकि रियल नंबर में अवेलेबल है, 3 पुट करता हूं तो √3 मिल जाएगा, 4 पुट करता हूं तो ये 2 मिल जाएगा, 5 पुट करूंगा तो √5 मिल जाएगा। ऐसे सभी के रिजल्ट मिल जाएंगे ना। तो बताओ फलन है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर देखो ना कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है। दूसरी बात, जो अवयव बचे हुए हैं बी के बच जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है और सभी की अलग अलग इमेज आ रही है, इसका मतलब ये फलन है। तो फलन है तो प्रांत क्या है, जो भी आपके यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यूज्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए क्या है, पूरा नेचुरल नंबर काम आ गया। और इधर आपके क्या है, आउटपुट में क्या है, यानी परिसर क्या है, सारे रियल नंबर नहीं आए। जैसे यहां पर 1 और ये 1.4 अप्रोक्स है ना, तो 1.1 1.2 1.3 ये भी तो छूटे हैं। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर छूट गए। तो आपका जो आउटपुट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो परिसर क्या है, √x टाइप का है, जहां पर x जो है नेचुरल नंबर जैसा दिखाई देगा। ये √1 √2 √3 √4 √5 √6 ऐसे। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए जिसमें प्रांत और परिसर को हमने समझा है। अब हम सह प्रांत के बारे में चल रहे हैं। सह प्रांत, कोडोमेन, इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं है। सेट बी जो होता है ना पूरा का पूरा ही, वो सह प्रांत है बस। इफ एप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो बी के सभी अवयव सह प्रांत है। अब आपके सामने एग्जाम्पल है जिसमें फिर से मैं प्रांत और परिसर की बात कर रहा हूं, और यहां पर एक नोट लिखा है कि अभी मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया ना, इसमें मैपिंग थी n to r, इस तरीके से fx = डेफिनेशन और उसकी मैपिंग। अगर किसी क्वेश्चन में मैपिंग नहीं हो, केवल डेफिनेशन ही हो, मैपिंग नहीं हो, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको रियल टू रियल ही समझनी है। यानी फर्स्ट वाला सेट भी रियल का, सेकंड भी आपको किसका समझना है, रियल का। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसमें प्रांत और परिसर नहीं लिखे हैं, क्या यहां पर प्रांत और परिसर नहीं बताए जा सकते हैं क्या? बताए जा सकते हैं भाई। प्रांत और फलन के ही प्रांत और परिसर थोड़ी होते हैं, संबंध के भी होते हैं। क्लियर? तो अगर आप यहां पर प्रांत लिखना चाहो ना, तो ऐसे लिख सकते हो,
1, 4, 9, 16 ऐसे सभी। और आंसर में क्या आ जाएगा 1, 2, 3 यानी रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। तो यहां पर भी मुझे लिखना तो चाहिए प्रांत। भाई फलन नहीं है तो ये बात नहीं कह सकते कि प्रांत और परिसर नहीं बता सकते, बता सकते हैं, पहले भी बताए, संबंध में भी बताए। क्लियर। तो प्रांत में तो आपके क्या आ जाएगा 1, 4, 9 एंड सो ऑन। और परिसर इसमें आपके क्या आ जाएगा, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब आपके सामने जो एग्जाम्पल है ना, एफ एक्स बराबर log x, और इसका प्रांत और परिसर आपको पूछ रहा है। अब प्रांत और परिसर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आप डायग्राम बना लो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बनाओ तो फिर आप कुछ फंक्शन को पूरी तरीके से माइंड में सेट रखो कि कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है। जैसे कि एक नंबर लाइन बना रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर बताया ना आपको, भाई आपके यहां पर ये फंक्शन जो है कहां पर डिफाइन होता है, ये कहां डिफाइन है। ऐसे ही log वाला फंक्शन हुआ, इनको भी आप देख लो। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं log x और नीचे मैं लिख रहा हूं x, यानी इस नंबर लाइन पर नीचे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना वो सारे ही log x, ऊपर तो रिजल्ट मिलेंगे आपको log x के, और नीचे आपको रिजल्ट मिलेंगे x के। तो x में नंबर लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 0, -1, -2 ऐसे बहुत सारे, 1, 2, e ये 3 मान लो, और यहां पर आपके e है क्योंकि e की वैल्यू अप्रोक्स 2.4 के लगभग होती है। क्लियर। e मतलब एबीसीडी वाला e नहीं, वो जो log का जो बेस होता है वो। अब मैं ऊपर की बात कर रहा हूं कि जब मैंने ये वैल्यू रखी होगी ना, x बराबर 0 रखूंगा तो log 0 की वैल्यू क्या आएगी भाई, -∞ आ जाएगी। log 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। log 2 की वैल्यू पता नहीं, log e की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और यहां पर जब ये रखोगे ना तो इस कैटेगरी में नॉट डिफाइन आएगा। आप कैलकुलेटर चलाकर देख लो, बोले आपके पास फोन है, कैलकुलेटर चलाओ और उसमें आप एक काम करो कि log -1 की वैल्यू निकालो, एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके, एरर आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया में ये जो पर्टिकुलर ये वाला जो एरिया है ना, यहां तक का, उसमें ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। log 0 की वैल्यू भी नहीं आएगी आपकी, क्योंकि -∞ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और आगे जब आप निकालोगे ना तो इनफाइनाइट आ जाएगी। log अगर x इनफाइनाइट पुट करोगे तो आउटपुट भी log इनफाइनाइट भी किसके बराबर आ जाएगा, इनफाइनाइट के बराबर। क्लियर। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें तो आपके आंसर आता है। log की x की वैल्यू अगर आप ये 0 से बड़ी रखते हो ना तब तो आंसर आता है, लेकिन अगर 0 या उससे नेगेटिव वैल्यू रखते हो तो आपका आंसर नहीं आता है, एरर आ जाता है। तो फिर अब आप देखो आपको करना क्या है इस फंक्शन में। बताओ एफ एक्स बराबर log x का आपको प्रांत और परिसर लिखना है, तो आप जो रख सकते हो वही तो प्रांत है, यही तो है। तो एक बात बताओ, इसमें आप क्या क्या रख सकते हो, प्रांत का हिस्सा क्या क्या बनेंगे। प्रांत में आ जाएगा जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इक्वल भी नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल रख दिया, अगर log 0 रखते हो तो -∞ आ जाएगा, और -∞ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे 1/x में हमने x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि x बराबर 0 पर इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट कोई वैलिड आउटपुट नहीं है। क्लियर। तो जिस पर आंसर इनफाइनाइट आता है वो भी हमारे प्रांत का हिस्सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 0 पर भी तो इनफाइनाइट आ रहा है, -∞, और नेगेटिव पर तो मान आएगा ही नहीं। तो बताओ मान किस पर आ रहा है, तो 0 पॉइंट से आगे आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख दो, आपका कैलकुलेटर आंसर बताएगा डेफिनेट। क्लियर। तो प्रांत तो ये हो जाएगा, और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आर पॉजिटिव, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 0 to इनफाइनाइट, ये लिख सकते हो। परिसर जो आपके आउटपुट आया ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये आपके परिसर का हिस्सा। परिसर क्या क्या आ सकता है, मतलब आउटपुट क्या क्या आ सकता है, -∞ से लेकर +∞ तक की रेंज में जितने भी आंसर है, यानी सारे रियल नंबर आपके आंसर आ सकते हैं। क्योंकि आप log 1/2 की वैल्यू निकालोगे ना, नेगेटिव में आ जाएगी। 0 तक पहुंचते, 0 तो नहीं रखने, लेकिन 0 तक पहुंचते पहुंचते आपको इतना बड़ा नेगेटिव नंबर प्राप्त हो जाएगा जो -∞ की तरफ टेंड होगा। क्लियर। तो आपका परिसर क्या हो जाएगा,
परिसर हो जाएगा आपके माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या फिर आप कहो आर। ये जो मैंने log x फंक्शन लिखा है, अंडर रूट वाला लिखा है, 1 वाला लिखा है, ये धीरे धीरे आपके एक मेजर क्वेश्चन को इजी कर देगा। क्लियर? अभी तो मैं उसका एक पार्ट ले रहा हूं कि कभी log x ले लिया, कभी 1/x ले लिया, कभी अंडर रूट ले लिया, फिर इनको मिक्स भी कर देंगे। क्लियर? ये वाला फंक्शन देखिए, प्रांत और परिसर लिखना है। अब ये तो लफड़ा ही नहीं, मैपिंग आर से आर में समझी जाएगी। प्रांत लिखना भाई, प्रांत क्या होगा? देखो एक तो 1 में आ रहा है, तो 1 में 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर? यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू एक तो 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, x की जो वैल्यू, ये जो है ना रिजल्ट 1 माइनस एक्स है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 से बड़ा नहीं होगा तो अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा ना। और 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो केवल अंडर रूट 1 माइनस एक्स होता ना, तो हम ये कहते हैं कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल 0 तक चल जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल 0 तो इक्वल भी चल जाएगा क्योंकि अपोन में नहीं है, लेकिन अपोन में होने की वजह से 0 भी यहाँ पर शामिल नहीं है। तो ये बताओ यहाँ पर x का आंसर क्या आ जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन x, यानी x की वैल्यू जो है 1 से छोटी होनी चाहिए। देख लो आप, 1 से छोटा कोई भी मान रख के देख लो, दिक्कत नहीं आएगी। 1 पुट करोगे ना तो दिक्कत आएगी। 1 में आपके आंसर 1/0 इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर? तो आपकी जो नंबर लाइन है उसमें अगर मैं इसको दर्शाऊं तो आपके आंसर ये 1 है, तो 1 से छोटा मतलब इधर का सभी आंसर आ जाएगा बस। और इसको आप अदर वे में कैसे लिख सकते हो? या फिर आप इसको लिख सकते हो माइनस इनफाइनाइट टू 1, और 1 शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की तरफ तो ऑलवेज ओपन ही आता है, उधर कभी भी क्लोज नहीं आता है, क्योंकि वहां तक कभी हमारी पहुंच होती ही नहीं। जो फिक्स नंबर होता है कांस्टेंट, उसकी तरफ क्लोज आएगा कि ओपन आएगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन को ऐसे बड़े वाला जो ब्रैकेट होता है ना उसमें दर्शाते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, ऐसे बड़ा कोष्टक में दर्शाते हैं। क्लियर? लेकिन ये एक ब्रैकेट नहीं है, ये इसका एक सिस्टम है। महत्तम पूर्णांक फलन, इसमें किस तरीके का आंसर होता है? देखो इसके बीच में x जो होता है ना, इसको देखो आप, x जिन दो पूर्णांकों के बीच में होगा उनमें से जो छोटा वाला पूर्णांक होगा ना वही उत्तर होगा। जैसे कि ये 1.1 लिखा हुआ, 1.1, इसका आंसर 1 होगा आपके। रीजन? क्योंकि ये 1.1 जो है ना 1 और 2 के बीच में कहीं है, बीचों बीच नहीं है, तो छोटा वाला पूर्णांक क्या है? 1 है, तो 1 आंसर। 1.9 ये भी 1 और 2 के बीच में, तो 1 आ गया। 2 एग्जैक्ट है ना, तो फिर 2 ही आंसर आएगा। 0.1 माइनस का, यहां पर माइनस चिन्ह भी है, माइनस 0.1 अगर ये रिजल्ट है तो ये किसके बीच में लाई करेगा? -1 और 0 के बीच में आपके ये नंबर आ जाएगा माइनस का 0.5, तो छोटा वाला पूर्णांक आपके -1 हो जाएगा। क्लियर? अगर इन सबको हम ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम बनाए तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। आपके नंबर लाइन पर वो डायग्राम अगर मैं बनाऊं ना तो इस तरीके से बनता है। ऐसे सीढ़ी नुमा बनता है। देखो कैसे, ये तो आपके जो मान रख रहे हैं ना वो है, जैसे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y का आंसर भी 0 आएगा, x की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो भी 0 आएगा, x की वैल्यू 0.9 रखेंगे तो भी 0 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा ना तो आंसर यहां से उठकर यहां पर आ जाएगा, यानी ये 1 का मैंने खाली छोड़ दिया। फिर आप 1 से लेकर 1.9 तक रख दो, 1.99 तक, तो भी आपका y का आंसर 1 ही आएगा। जैसे ही 2 पुट करोगे यहां से हट जाएगा, फिर मामला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हर एक का जो ये पॉइंट है ना ये खाली। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके एक डायग्राम है सीढ़ी नुमा, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि महत्तम पूर्णांक फलन का डायग्राम इस तरीके से बनता है, जो मैं आपको संतत या असंतत में भी समझाने वाला हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है ना अपने प्रत्येक पूर्णांक पर टूटता है, और यही बात मैं आपको वहां पर समझाऊंगा कि महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत यानी डिसकंटिन्यूअस होता है।
क्लियर, पूर्णांक पर ही होता है, बीच में कहीं नहीं होता है। अब आ जाइए सम और विषम फलन पर। विषम फलन पर सम फलन क्या होता है कि कोई ऐसा फंक्शन जिसमें आपने x की जगह -x पुट किया लेकिन चेंज नहीं है, वापस fx आ जाता है, तो ऐसा फलन आपके सम फलन होगा। कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें x की जगह -x पुट कर रहे हो और वापस -fx आ रहा है, यानी माइनस का चिन्ह कंप्लीटली बाहर आ जाता है, उसको विषम कहेंगे। क्लियर, सम और विषम पर बेस्ड कुछ एग्जांपल में ले रहा हूं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो fx बराबर sin x एक फंक्शन दे रखा है और मुझे इसका आवर्तनांक निकालना है, सॉरी विषम फलन है कि सम फलन है, ये चेक करना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, x की जगह आप -x रख दो, f ऑफ -x क्या आएगा, sin -x, जो आपके माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। इट मीन्स f ऑफ -x बराबर क्या है आपके -fx, यानी ये आपके विषम फलन हो गया। ये आपके किस प्रकार का फलन हो गया, विषम। आगे बढ़ते हैं, fx = x² जो फंक्शन है, इसमें अगर मैं f -x पुट करता हूं तो -x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² विच इज fx। इट मीन्स f ऑफ -x जो है fx के बराबर आ रहा है, ये फलन सम फलन हो गया। ये आपकी किस प्रकार का फलन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। फिर इस फंक्शन की भी मैं बात करूं तो -x पुट करते हैं तो ये -x हो जाएगा, जो आपके -fx। इट मीन्स ये विषम हो गया। अच्छा एक बात बताओ कि सारे फलन सम या विषम कैटेगरी में ही सेपरेट होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो कुछ सम और कुछ विषम होना ही जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है, कोई फलन न तो सम और न विषम भी हो सकता है। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, f ऑफ -x अगर मैं करता हूं तो साइन -x कोस -x, ये तो क्या हो जाएगा आपके माइनस साइन x और ये हो जाएगा प्लस कोस x, क्योंकि fx का जो चिन्ह है आपके साइन x तो पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो अपने साइन नेगेटिव आ रहा ना। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं तो साइन x माइनस कोस x आएगा, जो आपके -fx भी नहीं बन रहा है और fx भी नहीं बन रहा है, यानी ये न तो सम और न विषम फलन, ये न तो सम और न विषम फलन। क्लियर, तो सम और विषम पर बेस्ड ये क्वेश्चन थे। अब मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर, जिस पर हम बात करेंगे आवर्ती फलन, आवर्तनांक। और आई थिंक इस बार पेपर में आवर्तनांक का भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन है आपके कि fx आवर्ती फलन होगा, fx आपके आवर्ती फलन होगा यदि fx प्लस t बराबर आपके क्या आ जाए, fx आ जाए, तो t आपके क्या आ जाएगा, आवर्तनांक आ जाएगा। क्या करें, fx को आवर्ती फलन कहेंगे यदि f ऑफ x प्लस टी बराबर fx, यानी f ऑफ x प्लस टी बराबर अगेन नो चेंज fx आ जाए, तो उस t को हम क्या कहेंगे, आवर्तनांक कहेंगे। क्लियर, जैसे कि आपके सामने दो क्वेश्चन है, fx बराबर साइन x और fx बराबर साइन स्क्वायर x, दोनों का आवर्तनांक निकालना, यानी आपको वो मिनिमम से मिनिमम t बताना है जिस पर चेंज नहीं आता है। क्लियर, तो देखते हैं यहां पर fx बराबर साइन x। अच्छा देखो यहां पर क्या ऐड करूं मैं, जैसे पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स करेंगे ना, तो ये साइन पाई प्लस एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स आना चाहिए, तो ये तो नहीं है। क्लियर, तो ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये तो आपके नहीं है। अब आप देखो अगर मैं इसमें एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स करता हूं ना, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, और साइन 2 पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, आपके साइन एक्स के बराबर आएगा, यानी एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स बराबर आपके क्या आ गया, एफ एक्स। तो आवर्तनांक क्या हो गया, आवर्तनांक ये हो गया आपके 2 पाई इस क्वेश्चन का, साइन एक्स का। अब यही फंक्शन अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स के लिए बात करूं, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर एक्स की, तो देखो क्या होगा,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें अच्छा नो चेंज आना चाहिए, तो नो चेंज कहाँ आता है, 180 डिग्री पर एक्स एक्स पर आता है, तो ऑब्वियस आपको पहले पाई चेक करना, फिर 2 पाई चेक करना। अगर आप पाई प्लस एक्स रखते हैं तो यह आएगा साइन पाई प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर, जो आपके साइन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर से आपके एफ एक्स ही आ जाएगा। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के। तो इसका जो आवर्तनांक है ना, इसका आवर्तनांक आपके कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो फंक्शन पर डिपेंड करता है कि उसका आवर्तनांक कितना होना चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स बराबर एफ एक्स, तो ये आवर्तनांक हो गया 2 पाई, और एफ ऑफ पाई प्लस एक्स इस फंक्शन के लिए आवर्तनांक क्या हो गया, पाई हो गया। क्लियर। आवर्तनांक का एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें अगर आप देखो कि अगर मैं पाई प्लस एक्स करता हूं तो 10 पाई प्लस एक्स, अगेन आपके क्या आ जाएगा, 10 एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आवर्तनांक कितना हो गया, इसका आवर्तनांक हो गया आपके पाई। तो उम्मीद है कि आवर्तनांक वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं ताकि आप इसको भी लिख सकें। अब है आपके फलनों के प्रकार। अब तक हमने ये डिस्कस किया कि फलन किसको कहते हैं, और उससे रिलेटेड आवर्ती फलन, सम फलन, विषम फलन, ये फलन। फलनों के 4 प्रकार, जैसे संबंध 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, फिर वो तत्समक, ये भी अलग है, लेकिन बेसिकली आपके तुल्यता संबंध जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ऐसे फलनों के 4 प्रकार है, एक एकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतर्क्षेपी। क्लियर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एकी फलन की। यह कह रहा है कि समुच्चय एक के सभी अवयव का, वैसे फलन के प्रकार की बात कर रहे हैं ना, तो फलन तो होना निश्चित है, और फलन होना निश्चित है इसका मतलब समुच्चय एक का कोई अवयव तो छूटेगा ही नहीं, और एक से एक ही लाइन जाएगी। क्लियर। फलन के टाइप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है फलन होगा, तब भी तो बात आगे बढ़ेगी। यदि सेट एक के सभी अवयव का सेट बी में भिन्न भिन्न और यूनिक प्रतिबिंब होना एक ही फलन कहलाता है। यानी इधर जितने भी अवयव है उनकी इधर सिंगल और यूनिक इमेज हो, एक की एक इमेज हो, यूं नहीं हो, एक की एक इमेज हो। इधर ये एक की एक इमेज है तो ये क्या कहलाता है, एक ही फलन कहलाता है। एक की एक, वन की वन इमेज होना। क्लियर। जैसे कि अब प्रूव करने के लिए हम बेसिकली इसको हमेशा यूज में लेंगे कि हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेकर चलेंगे और बताएंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। यानी हम ये प्रूव करेंगे कि दो एलिमेंट अगर जिनकी इमेज सेम होना तो 100% है कि वो एलिमेंट अलग नहीं होगा, वो भी बराबर ही होगा, x1 और x2 भी अलग नहीं होगा। क्लियर। ये एक ही को चेक करने का तरीका रहेगा। वैसे डायग्राम से हमारे जो कैटेगरी है ना, सेपरेशन टाइप ऑफ फंक्शन, वो बहुत इजीली पहले आइडेंटिफाई हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव तो हमें चलना नहीं है, तो हमारा काम पहले ही हो जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर। बहुएकी, एक और बहुएकी में से किसी एक को आना है, मतलब या तो ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। बहुएकी इधर के बहुत सारे उधर जाकर एक पर मिलते हो, वो बहुएकी। यानी समुच्चय ए में कम से कम 2 अवयव ऐसे हो जिनकी बी में इमेज सेम हो। यानी इधर ये 2 अवयव, कम से कम 2 अवयव ऐसे हैं जिनकी उधर इमेज एक पर जाकर टिक रही। बी का छूटे तो कोई दिक्कत नहीं, एक का नहीं छूटना चाहिए क्योंकि फलन भी तो होना जरूरी है। तो ये बहुएकी फलन हो जाएगा। क्लियर। और इसमें क्या होता है, नॉर्मली 2 ऐसे अवयव, यानी 2 ऐसे एक्स जो खुद तो अलग अलग है लेकिन उनकी इमेज, एप इमेज सेम होती है। x1 तो x2 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। क्लियर। 2 तो ये हो गया। फिर अगले 2 प्रकार है आच्छादक और अंतर्क्षेपी। तो इन दोनों में से किसी एक को होना है। फलन या तो भाई जब भी आपको पूछा जाएगा ना फलन किस प्रकार का है, एक की आच्छादक, एक की अंतर्क्षेपी, या बहुएकी आच्छादक, बहुएकी अंतर्क्षेपी, इस प्रकार से। तो इन दोनों में से किसी एक को उत्तर आना है। अंतर्क्षेपी, एक और बहुएकी में जो हमने डेफिनेशन देखी ना, उसमें सेट ए पर जोर था। अब आच्छादक और अंतर्क्षेपी में सेट बी पर जोर है। क्लियर। तो क्योंकि फलन के प्रकार पढ़ रहे हैं तो एक का तो कोई छूटना नहीं चाहिए। अब आच्छादक क्या कहता है, यदि एफ ए से बी में हो तो बी के प्रत्येक अवयव का
एक के किसी न किसी अवयव से अगर संबंध है तो एफ जो है वो आच्छादक फलन होगा। यानी इधर जितने भी अवयव है ना, उनसे इधर लाइनें आ रही होनी चाहिए। बस इधर अगर लाइनें आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। क्लियर? तो देखो ये आच्छादक जब भी देखोगे ना, इस अवयव को देखो, इधर को देखोगे, कोई भी छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा। उधर कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा, यानी इधर जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज इधर एग्जिस्ट कर रही है ना, तो वो आच्छादक है। क्लियर? यानी फॉर ऑल वाई, ये आपके वाई है, ये आपके y है और ये आपके x है। फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a होगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आपके क्या होगा, a होगा। क्लियर? इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि b का अवयव छूटना नहीं चाहिए, और छूट जाए तो इनटू यानी अंतर्क्षेपी कहते हैं। यदि b में कम से कम एक अवयव ऐसा मिल रहा है आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका a के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है, क्लियर, अर्थात b के अवयव छूट जाए तो अंतर्क्षेपी कहते हैं। जैसे इधर एक अवयव ऐसा दिखाई दे रहा है जिसका कनेक्शन इधर है ही नहीं, अगर b का अवयव छूट जाता है तो अंतर्क्षेपी कहेंगे। क्लियर? अब इन पर बेस्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो एग्जाम्पल, जिसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से चारों डेफिनेशन की कैटेगरी समझ में आ जाएगी। एफ मैपिंग फ्रॉम जेड टू जेड एफ एक्स इज इक्वल टू देर का एक्स प्लस वन। तो ये किस प्रकार का फलन है, चार डेफिनेशन में से बताना। क्लियर? कोई भी दो पर होगा। अच्छा देखो, अगर मैं 0 पुट करता हूं ना तो 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा, 1 पुट करता हूं तो 2 आएगा, 2 पुट करता हूं तो 3 आएगा, -1 पुट करूंगा तो 0, -2 पुट करूंगा तो ऐसे रिजल्ट हमें मिलते जाएंगे। क्लियर? अब आप बताओ फलन एक ही है कि बहु एक ही है? यानी इधर की कोई भी दो संख्याएं उधर एक पर मिलने के चांस है क्या? नहीं है। तो ये एक ही फलन है। आंसर पहले ही पता हो जाएगा, आच्छादक है कि अंतर्क्षेपी है। इधर का कोई अवयव ऐसा है क्या जो छूट जाए? नहीं छूटेगा। जैसे इधर 10 है ना, इधर 9 मिल जाएगा, -100 है तो -99। क्लियर? तो स्टूडेंट -101 इस तरीके से आप पहले ही पहचान सकते हैं। अब लिखने की एक फॉर्मेलिटी में आप लोगों को बता रहा हूं। एक ही है, आप लेके कैसे चलोगे? देखो, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हमने लिया, इट मीन्स x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस 1। तो क्या आ गया? देखो x1 बराबर x2, तो हम लेकर चले थे एफ x1 बराबर x2 और आ क्या गया? x1 बराबर x2। तो एफ आपके क्या हो गया? एक ही हो गया। क्लियर? अब मैं बात करता हूं आच्छादक। अगर आपको लगता है कि यार आच्छादक में आपको समझने में दिक्कत हो रही है या ऐसे डिसीजन में दिक्कत हो रही है, आप एक काम कीजिए ना, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, एफ एक्स को वाई कहते हैं, तो वाई बराबर तो आपको डेफिनेशन गिवन है, आप एक काम कीजिए एक्स बराबर निकाल लीजिए। क्या आ गया? वाई माइनस 1। ये आपके एक्स होता है और ये वाई होता है। कौन से वाई पर शंका है आपको? जैसे मुझे डाउट है कि y बराबर 10 की प्री इमेज है कि नहीं है, तो मैं y का मान 10 रख के देख लेता हूं। तो x बराबर 9 आ रहा है, क्या आपको लगता है x बराबर 9 इधर मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो फिर दिक्कत क्या है? बस, तो ये आपकी क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। कैसे लिखेंगे फिर इसको? फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x इज बिलोंग्स टू a होगा। b का मतलब z है, a का मतलब भी यहाँ पर क्या है? z है। तो f आपकी क्या हो गया? आच्छादक। एफ आपकी क्या हो गया? आच्छादक है। अगला क्वेश्चन है n टू z में है, एफ एक्स बराबर देर का 3x, और इसकी मैं बात करता हूं कि ये फंक्शन किस प्रकार का है। जो भी पुट करेंगे आउटपुट में 3 मल्टीपल होगा, तो 1 पुट करोगे तो 3 आंसर आएगा। 1 की इमेज 3, 2 की 6, 3 की मिल ही जाएगी ऑब्वियस है कहीं ना कहीं। बताओ किसी भी प्राकृत संख्या का 3 गुना इधर नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर? तो ये एक ही है। आच्छादक है कि अंतर्क्षेपी है? तो अंतर्क्षेपी है। कैसे? 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्लियर? अभी देखो आप कैसे लिखता हूं मैं, एक ही। तो हम क्या लेके चलेंगे? एफ x1 बराबर एफ x2। ये हो गया आपके 3x1 बराबर 3x2। क्या आ गया? x1 बराबर x2 आ गया ना,
तो ये आ गया आपके ऐप एक की है, ऐप एक की है। फिर आपके आच्छादक है कि अंतर्क्षेपी है। अगर आपको डाउट है तो ओब्लिक करके दोनों लिख लेते हैं, जो होगा जो फाइनल आंसर में आ जाएगा। वैसे ये अंतर्क्षेपी है। अब देखो कैसे, fx बराबर आपको क्या दे रखा है, 3x दे रखा है, तो y बराबर तो आपको दे रखा ना, आप x बराबर निकाल लीजिए। x बराबर क्या आ गया, y बराबर 3। अब कौन से वाले y पर आपको डाउट है, जैसे मुझे डाउट है कि y बराबर 4 अगर मैं रखूं तो जो x का मान आएगा वो नेचुरल मिल जाएगा, तो y बराबर 4 रखोगे तो x बराबर 4/3। क्या 4/3 नेचुरल नंबर है? नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस y इज इक्वल्स टू 4, देन भाई 4 आपके इधर है ना z में, y इज इक्वल टू 4 विच इज बिलोंग्स टू z, देन x बराबर आएगा 4/3 विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब अंतर्क्षेपी है, आच्छादक तो नहीं है, और जब आच्छादक नहीं है तो ये अंतर्क्षेपी है। क्लियर? तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं। हमेशा जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन फेस करें ना, आप डायग्राम पर ही जाएं, डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। क्लियर? प्रतिलोम फलन, कितनी स्लाइड और बाकी, कितना मीटर और बाकी, आई थिंक लास्ट में आ गए हम। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, प्रतिलोम फलन क्या होता है। ऐप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जैसे प्रतिलोम संबंध होता है वैसे प्रतिलोम फलन भी होता है, और इनवर्स फंक्शन बहुत बार पूछा जाता है, और ये 12th में तो बहुत फेमस है। ऐप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, तो ऐप इनवर्स क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा। ध्यान रहे, ऐप इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ऐप एक की आच्छादक हो। अगर कोई फलन एक की आच्छादक है तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। बात याद रखें, हाईलाइट करके लिखा हुआ है इसको। क्लियर? फलनों का संयुक्त, कई बार क्या होता है कि एक की आच्छादक होता ही नहीं है वो, और हम जबरदस्ती ऐप इनवर्स निकाल लेते हैं, और ऐप इनवर्स निकल तो जाता है, वो तो भाई वो तो गुणा भागी तो है, निकल तो जाता है, लेकिन आपने निकाला वो ऑथेंटिक ही नहीं है। फलनों का संयुक्त, दो फंक्शन को कंपोजिट कैसे करते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यदि अच्छा, दो कंपोजिशन में या तो जीओ ऐप आएगा या फिर ऐप ओ जी आएगा, और इसको डिटेल में समझने के लिए आपके सामने ये इस प्रकार है कि अगर आपको मैपिंग दे रखी है, ऐप की मैपिंग मान लो ए से बी में, और जी की मैपिंग बी से सी में। क्लियर? ऐप मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू सी। और मैं इस स्थिति में आपको पूछ रहा हूं कि चेक करो जियो ऐप और एपो जी कौन सा डिफाइन है। जब भी आपको जियो ऐप चेक करना हो ना, जीओ ऐप गोप, क्या करोगे, पहले ऐप की मैपिंग लिखो। ऐप मैपिंग क्या है, ए से बी में, देन जी की मैपिंग क्या है, बी से सी में। अगर ये मिड में जो है ना, ये दोनों संकेत सेम है तो आप कहोगे कि परिभाषित है। अगर ये दोनों संकेत सेम है तो फिर आप कहोगे परिभाषित है, और जो नई मैपिंग आएगी जियो ऐप की वो ए से सी में हो जाएगी। इस तरीके, इसी केस में जब मैंने ये दे रखा था, और अगर मैं आपको पूछता हूं कि ऐप ओ जी नहीं फोग निकालो, क्लियर? वैसे ऐप ओ जी ही बोले तो अच्छा लगेगा। ऐप ओ जी, तो पहले मैपिंग जी की लिखी जाए, जी की मैपिंग बी से सी है, देन ऐप की मैपिंग ए से बी है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो नहीं है तो फिर सी बराबर ए नहीं होने की वजह से ये परिभाषित नहीं होगा, और आपको निकालने का प्रयास करना ही नहीं। करोगे तो निकल जाएगा वो तो, लेकिन प्रयास निरर्थक हो जाएगा। क्लियर? तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखें कि इनवर्स कब होगा, जब एक की और आच्छादक हो तो, और ऐप ओ जी और जियो ऐप कब डिफाइन होगा, जब इस शर्त का पालन हो ये बीच। क्लियर? अब कुछ फंक्शन जो है उनके बारे में हम देखते हैं। अब आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ऐप मैपिंग फ्रॉम एन टू जेड, और ऐप की मैपिंग दे रखी है तो एफ एक्स उसकी डेफिनेशन हो गई, फिर जी मैपिंग दे रखी है जेड से आर में, और जी एक्स की डेफिनेशन। आपको ऐप ओ जी और जियो ऐप फाइंड करना है। पहले चेक करना होगा कि डिफाइन है या नहीं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ऐप ओ जी की, तो जी की मैपिंग आप लिखकर देख लो। पहले जी की मैपिंग क्या है, जेड से आर में, और फिर आप ऐप की मैपिंग लिखोगे सेकंड पर, एन से जेड में। अब बताओ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड पर देख लो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो ये क्या लिखेंगे, सिंस आर इज नॉट इक्वल्स टू एन इंप्लाइज दैट ऐप ओ जी परिभाषित नहीं है।
FOG परिभाषित नहीं है। क्लियर। फिर हम बात करते हैं GOF की, और परिभाषित नहीं है तो नहीं निकालना। GOF में पहले F की मैपिंग लिखोगे तो ये आ जाएगा आपके N से Z में, और फिर G की मैपिंग आप लिखोगे तो वो आ जाएगी आपके Z से R में। आप देखो ये दोनों सेम है ना, सिंस Z बराबर Z इंप्लाइज दैट GOF निकलेगा, परिभाषित है। क्लियर। और परिभाषित है तो फिर इसकी मैपिंग तो क्या हो जाएगी, GOF मैपिंग फ्रॉम N to R हो जाएगा। और फिर परिभाषा भी निकालो, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो GOFX। इसको कैसे लिखते हैं, देखो GFX, FX क्या हो जाएगा, FX ये हो जाएगा आपके x²। फिर G पर बात आ गई तो G में जो भी इनपुट होता है वो sin x में आएगा, तो Gx² है तो ये क्या आ जाएगा आपके sin x² आ जाएगा। क्लियर। sin x² नहीं आएगा, sin जो भी थीटा होगा sin x के थीटा में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर sin x² है तो sin x² आ जाएगा, जैसे यहाँ x² है तो sin x² बन जाएगा। तो ये आ गया आपके GOFX। क्लियर। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर GOF ये हो गया आपके N to R, और GOFX ये आ जाएगा आपके sin x²। क्लियर। तो जो ये फंक्शन 2 बार में आंसर देता है उसका जो कंपोजिशन है एक ही बार में आंसर देता है। क्लियर। स्टूडेंट ये थी हमारे आज की क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को फलन के बेसिक फंडामेंटल अच्छे से समझा दिए हैं। मोस्टली जो फंडामेंटल है वो तो आज डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा, और फिर उसके हम SR यानी कि क्वेश्चन और एग्जाम्पल हम शुरू करने वाले हैं। तब तक मैं आप लोगों से एक उम्मीद करता हूं कि आज का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसको आप लिखेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास समय है आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, और मैं बार बार जो भूल जाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देने का, आज डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वैसे लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 जो था ना हेज 4, उसमें भी मैंने डाल दिया था। आज क्योंकि नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं तो इसमें भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपके आपस में जो कोई भी कंफ्यूजन है उनको आप डिस्कस कर सकें। क्लियर। आप हमारे चैनल को और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को और ऊर्जा के साथ पढ़ा सकूं। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।